नमस्कार, मैं सतीश कुमार यादव आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक प्रस्तावना यानी प्रियम्बल पर बात करेंगे। तो देखें, प्रस्तावना प्रस्तावना यानी प्रियम्बल। देखें, सर्वप्रथम प्रस्तावना को संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका के नाम से प्रस्तुत किया था। तो ये पूछा जाए कि प्रस्तावना को संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया, तो कब प्रस्तुत किया गया जी? 13 दिसंबर 1946 को। किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब प्रस्तुत किया? 13 दिसंबर को। देखें, और इसे स्वीकार कब किया गया जी? संविधान सभा ने प्रस्तावना को स्वीकार कब किया? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। अब प्रश्न ये है कि जब संविधान सभा ने प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत कर दिया, तो फिर इसे 22 जनवरी 1947 को क्यों स्वीकार किया गया? तो देखें, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। 9 दिसंबर 1946 को हुई। और इस जो पहली बैठक हुई थी, इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। इसलिए संविधान सभा के सदस्यों ने सोचा कि शायद मुस्लिम लीग के सदस्य भी इसमें क्या हो जाए, सम्मिलित हो जाए। इसलिए संविधान सभा ने प्रस्तावना को प्रस्तुत तो कब किया? संविधान सभा में प्रस्तावना को प्रस्तुत तो कब किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन इसे स्वीकार कब किया जी? 22 जनवरी 1947 को। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, ये बात किसने कही है? तो देखें, बेरूवाडी बनाम भारत संघ का मामला है जी। कब का? 1960 ईस्वी का। यानी बेरूवाडी बनाम भारत संघ 1960 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो ये पूछा जाए कि बेरूवाडी मामला कब का है जी? 1960 का। और बेरूवाडी बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं मुख्य न्यायाधीश रहे हैं चंद्रचूड़। उसने भी माना है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने भी माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, और बेरूवाडी मामले में भी कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। 1973 ईस्वी में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला है जी, जो कब का है? 1973 ईस्वी में। यानी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला कब का है? 1973 का। और इसमें यह माना गया है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो प्रस्तावना संविधान का अंग है, ये बात कौन से मामले मानी गई है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला कब का है? 1973 ईस्वी का। इस मामले में माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। और यदि कहीं संविधान अस्पष्ट है तो उसको भी सही व्याख्या करने का आधार क्या है?
प्रस्तावना है। ये बात भी किस में मानी गई है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में। और इसमें 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ बैठी थी और जिसने अपना फैसला दिया था। तो प्रस्तावना संविधान का अंग है। ये बात कौन से केस में मानी गई? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले। इसी प्रकार एक हुए भगवान दास भार्गव, उसने कहा है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना संविधान की क्या है जी? आत्मा है। तो भगवान दास भार्गव ने भी कहा है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। जबकि ये पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा? तो संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा था जी? अनुच्छेद 32 को अंबेडकर ने संविधान की आत्मा, यानी अनुच्छेद 32 का अर्थ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे माना है? अनुच्छेद 32 को। जबकि भगवान दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की क्या कहा है? आत्मा कहा है। देखें, प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है जी? एक बार हुआ है। और वो कब हुआ है? 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ, उसके द्वारा प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन किया गया है। और इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं: समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। यानी समाजवादी, पंथ निरपेक्षता एवं अखंडता। तो ये पूछा जाए कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? एक बार। कब हुआ है? 42वां संविधान संशोधन 1976। और इसके द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्षता एवं अखंडता शब्द जोड़े गए। देखें, समाजवादी का अर्थ क्या है? भारत के जो भी संसाधन हैं, उन संसाधनों पर संपूर्ण जनता का क्या होगा? हक होगा। संपूर्ण जनता का क्या होगा? अधिकार होगा। ये अर्थ किसका है जी? समाजवादी का अर्थ है। यानी भारत में जो भी संसाधन हैं, उन सभी संसाधनों पर संपूर्ण जनता का अधिकार होगा। पंथ निरपेक्षता का अर्थ क्या है? देखें, भारत कोई विशेष धर्म का देश नहीं है। यहाँ पर सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाता है। तो पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि भारत को विशेष धर्म का देश नहीं है, यहाँ सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाता है। इसी प्रकार एक शब्द है अखंडता। यानी भारत एक अखंड देश है जिसके कभी भी टुकड़े नहीं किए जा सकते। यानी भारत को कभी भी खंड नहीं किया जा सकता। भारत एक अखंड देश है। अब देखें, प्रस्तावना है क्या? हम भारत के लोग। तो देखें, प्रस्तावना में पहला शब्द लिखा है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो देखें, हम भारत के लोग, ये कहां से लिया गया है? हम भारत के लोग अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और देखें, हम भारत के लोग का अर्थ है कि भारत में संविधान अंतिम शक्ति किसमें है जी? जनता में निवास करती है। अंतिम शक्ति किसमें निवास करती है? जनता में निवास करती है। यानी संविधान बनाने का अधिकार किसे है जी? जनता को है। भारतीय संविधान को किसने बनाया है? जनता ने बनाया है। और अंतिम अधिकार भी किसका है? जनता का है। तो हम भारत के लोग जैसी परिभाषा अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसी प्रकार है एक शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका अर्थ है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक मामलों में सर्वोच्च है, जबकि बाह्य मामलों में क्या है जी? स्वतंत्र है।
यानी आंतरिक मामलों में सर्वोच्च है, जबकि बाह्य मामलों में क्या है, स्वतंत्र है। तो इसी प्रकार ये पूछा जाए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, देखो इस शब्द को तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, और इसका अर्थ अभी मैंने बताया, समाजवादी का अर्थ है कि भारत में जो भी संसाधन हैं वो सभी लोगों के लिए हैं। पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि भारत कोई विशेष धर्म का देश नहीं है, यहां पर सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाता है। लोकतंत्रात्मक, देखें लोकतंत्रात्मक का अर्थ क्या है, यानी अब्राहम लिंकन ने कहा है कि जनता के लिए जनता के द्वारा शासन क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र दो हैं, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहां पर होगा जिसमें जनता सीधे भाग लेती है, यानी जहां की जनसंख्या कम होगी वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वहां पर होता है जहां की जनसंख्या क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए संपूर्ण जनता संविधान बनाने में अपना योगदान नहीं दे सकती। तो भारत एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का क्या है, उदाहरण है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि गणतंत्र यानी जहां का जो सर्वोच्च शासक होता है वो क्या हो, निर्वाचित हो। तो भारत एक गणतंत्रात्मक राष्ट्र है, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति क्या होता है, निर्वाचित होता है, जबकि यहां पर वंशानुगत शासन नहीं है। जैसे ब्रिटेन का राजा होता है, तो ब्रिटेन का राजा तो वंशानुगत होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, जबकि भारत एक गणतंत्रात्मक है, क्योंकि यहाँ का शासक यानी यहाँ का राष्ट्रपति क्या होता है, निर्वाचित होता है। तो देखें, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्या है, ये न्याय है। तो सीधा पेपर में पूछा जाता है कि प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्या है, न्याय है। इनका अर्थ भी मैं बता दूं, सामाजिक यानी जितने भी संसाधन हैं, भारत के जो भी संसाधन हैं, उन संसाधनों का उपयोग जो भारत के सबसे कमजोर वर्ग हैं वहां तक भी संसाधन पहुंचने चाहिए, यानी कमजोर वर्ग तक भी संसाधनों का प्रयोग होना चाहिए। इसी प्रकार आर्थिक यानी भारत में जो भी लोग हैं उन सभी को रोटी, कपड़ा, मकान मिलना चाहिए। राजनीतिक यानी सभी को वोट डालने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है। ये कौन सा अधिकार है जी, राजनैतिक है। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय। इसी प्रकार है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, ये क्या है जी, स्वतंत्रता है। यानी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। विचार अभिव्यक्ति का अर्थ क्या है, सभी को अपने अपने विचार रखने का क्या है, अधिकार है। यानी जो भी सरकार है उसकी आलोचना करने का अधिकार है अपने, यानी जो भारत के लोग हैं वो जो सरकार चल रही है उसकी आलोचना भी कर सकते हैं, यानी सभी को अपने अपने विचार रखने का क्या है, अधिकार है। इसी प्रकार विश्वास यानी अपन लोग, कोई भी व्यक्ति आस्तिक भी हो सकता है और नास्तिक भी। आस्तिक का अर्थ है जो भगवान में विश्वास करे, और नास्तिक का अर्थ है जो भगवान में विश्वास नहीं करे। तो कोई भी व्यक्ति आस्तिक व नास्तिक हो सकता है। इसी प्रकार एक शब्द है धर्म। धर्म का अर्थ है कि अपन लोग किसी भी धर्म को मानने व उसका प्रचार प्रसार करने की क्या है जी, छूट है। इसी प्रकार है उपासना, यानी अपन लोग भगवान की पूजा किसी भी पद्धति के द्वारा कर सकते हैं।
तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता। इसी प्रकार प्रतिष्ठा व अवसर की, प्रतिष्ठा व अवसर की क्या है जी? समानता है। प्रतिष्ठा व अवसर की क्या है? समानता है। इसी प्रकार है इसमें कि व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा व एकता की बंधुता बनाने वाली, बंधुता का अर्थ होता है भ्रातृत्व, यानी सभी में भाईचारे की क्या हो? भावना हो। और उसके बाद में लिखा हुआ है आज दिनांक 26 नवंबर, आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। तो ये पूछा जाए कि भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर को कौन सा दिवस आता है जी? संविधान दिवस आता है। 26 नवंबर को कौन सा दिवस आता है? संविधान दिवस आता है। तो देखें, ये जो प्रस्तावना का टॉपिक था प्रेम्बल का, उसके ऊपर अपने डिस्कस किया। अब देखते हैं कि जो इस टॉपिक से जो एमटीएस में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। जैसे प्रश्न 1 है, ये पूछा जाए प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? कितनी बार संशोधन हुआ है? तो प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है जी? आंसर क्या है? 1 बार हुआ है। इसी प्रकार ये, और जो 1 बार हुआ है वो कब हुआ है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसी प्रकार ये पूछा जाए प्रश्न नंबर 2, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए? तो कौन कौन से शब्द जोड़े गए जी? आंसर है समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, एवं अखंडता। यानी समाजवादी, पंथ निरपेक्षता एवं अखंडता। समाजवादी यानी जो भी संसाधन है भारत में उसमें संपूर्ण जनता का क्या होना चाहिए? अधिकार होना चाहिए। भारत को विशेष धर्म का देश नहीं है, यहाँ पर सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाता है। ये पंथ निरपेक्षता का अर्थ है। अखंडता, भारत एक अखंड देश है जिसको कभी भी खंड नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार ये पूछा जाए प्रश्न 3, बेरुवाडी बनाम भारत संघ का मामला कब का है? तो आंसर क्या आएगा जी? 1960 ईस्वी। यानी बेरुवाडी बनाम भारत संघ का मामला कब का है जी? 1960 का। इसमें क्या कहा गया? इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। प्रश्न नंबर 4, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला, केरल राज्य का मामला कब का है? आंसर क्या होगा जी?
1973 ईस्वी का। और इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रस्तावना संविधान का अंग है। प्रश्न 5, भगवान दास भार्गव ने प्रस्तावना को कहा है। तो आंसर क्या आएगा जी? भगवान दास भार्गव ने प्रस्तावना को क्या कहा है? भगवान दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। इसी प्रकार ये पूछा जाए प्रश्न 6, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो आंसर क्या आएगा जी? आंसर आएगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32, और अनुच्छेद 32 का नाम क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी प्रकार प्रश्न ये पूछा जाए कि संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया। संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित कब किया गया? तो आंसर क्या आएगा जी? 26 नवंबर 1949 को। इसी प्रकार प्रश्न ये पूछा जाए, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किए गए? आंसर क्या आएगा जी? 13 दिसंबर 1946 को। और उद्देश्य प्रस्ताव में से क्या ली गई है? प्रस्तावना ली गई है। और किसने प्रस्तुत किए जी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसी प्रकार प्रश्न ये पूछा जाए, संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्तावों को कब स्वीकार किया? तो आंसर क्या आएगा जी? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्तावों को कब स्वीकार किया? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। प्रश्न ये पूछा जाए, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक है। तो आंसर क्या आएगा? प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक है। क्या है? न्याय है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्या है जी? न्याय है। इसी प्रकार ये पूछा जाए, प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, प्रस्ताव विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना
है तो क्या है जी? स्वतंत्रता। तो देखें अपन ने जो ये प्रस्तावना का टॉपिक था प्रेम्बल, उसके ऊपर डिस्कस किया और जो एमटीएस में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उनके ऊपर डिस्कस किया। देखें ये सामान्य ज्ञान व्रत सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी पुस्तक है जिसका आप अध्ययन करें। ये जो सामान्य ज्ञान व्रत पुस्तक है, आजकल जो एग्जाम का लेवल है वो थोड़ा हार्ड हो गया है, टफ हो गया है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये सामान्य ज्ञान व्रत पुस्तक को बनाया गया है। इसी प्रकार है सामान्य ज्ञान एसएससी जीडी एंड एमटीएस। एसएससी जीडी व एमटीएस 2011 से अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज संकलन है जी। एसएससी की जीडी व एमटीएस की परीक्षाओं में जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न आते हैं उन्हीं के स्तर की अन्य परीक्षाओं के प्रश्नों का भी इसमें क्या किया गया है? संकलन किया गया है। एसएससी की पुरानी एमसीक्यू व नई टीसीएस एमसीक्यू के प्रश्नों का भी इसमें क्या है? संकलन है। सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या की गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सभी जितने भी प्रश्न हैं इस पुस्तक में उनकी संपूर्ण रूप से एक्सप्लेन की गई है, व्याख्या की गई है। इसी प्रकार एसएससी द्वारा आयोजित मल्टीटास्किंग गैर तकनीकी स्टाफ एमटीएस एवं हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन भर्ती परीक्षाओं के लिए सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, इंग्लिश, तर्क शक्ति का संपूर्ण कवरेज की पुस्तक है। एसएससी एमटीएस 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एंड टाइप वाइज संकलन किया गया है। संपूर्ण प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या का पीडीएफ क्यूआर कोड के माध्यम से उपलब्ध है। अब देखें तो ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिनका आप अध्ययन करें। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।